और इसके बनते ही जो दिल्ली से देहरादून की दूरी है मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी। तो आप क्लीन बोल्ड करने वाले हैं हरीश सिंह रावत को, अजय कोठियाल को और हरक सिंह रावत को, तो जल्दी से बताइए क्या स्कोर रहने वाला है। नहीं, हम अपने रन पूरे कर रहे हैं, अपनी बैटिंग धमाधम करेंगे। उन्होंने अपनी सरकार के समय में केवल कारनामे किए हैं और वो भी काले कारनामे किए हैं। लखनऊ में मैंने देखा था, चूँकि मैंने वहाँ पढ़ाई करी है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब होती थी कि कोई शरीफ व्यक्ति जो है सहम के रहता था। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में। और आज आई एम प्रिविलेज्ड एंड प्राउड कि हमारे बीच में देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी युवा कर्मठ और जनप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सो प्लीज़ लेट मी वेलकम यू इन माय शो। आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद। पुष्कर जी, आपके नाम के मायने कमल हैं, पार्टी का सिंबल कमल है और उत्तराखंड का जो ऑफिशियल फ्लावर है वो भी ब्रह्म कमल है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है ये 14 फरवरी को आ रहा है, तो ये आप किस तरह की बहार लेकर आएंगे, आप जनता को कुछ बताएं। देखिए, न झाड़ू पर आएगी लक्ष्मी, न हाथ के पंजे पर आएगी, कमल पर बैठकर लक्ष्मी जी आएंगी। और हमारा चुनाव निशान कमल है और अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। तो हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड की जनता हमारे कामों के आधार पर इस बार हमको 60 पार करेगी। और आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा है, आपके प्रश्न पूछने से पहले ही मैं बता देता हूँ जी कि जब मैं मुख्य सेवक के रूप में जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग कहते थे कि आपकी 15 सीटें आएंगी। एक महीने बाद कहने लगे कि 20 सीटें आएंगी, उसके अगले महीने कहने लगे 25 आ जाएंगी, फिर ये 30 पर पहुंचा आंकड़ा, 35 पर पहुंचा और अब लोग कह रहे हैं कि 45 से 50 पर आएंगे। तो चुनाव आते आते ये आंकड़ा हमारा बिल्कुल 60 पार जाएगा, क्योंकि हमने काम किए हैं और जो पार्टियां हमारे सामने हैं, उत्तराखंड की जनता ने उनका भी शासनकाल देखा है, उनकी भी सरकार देखी है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सरकार के समय में केवल कारनामे किए हैं, काम नहीं किए हैं, इसलिए, और वो भी काले कारनामे किए हैं, इसलिए उत्तराखंड की जनता उनको कभी नहीं चुनने वाली है। और यहाँ ऐसी सरकार चुनने वाली है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ चले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। कमल हमारा निशान है, जहाँ से आपने शुरू किया, ब्रह्म कमल हमारा यहाँ का वो है, और कमल पर ही बैठकर ही लक्ष्मी आएगी और उत्तराखंड को आगे ले जाएगी। मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे तब क्वीन एलिजाबेथ जब इंडिया आई थी तो उनकी टू डू लिस्ट में था कि हरिद्वार जाना है। तो जन्म और गंगा स्नान और जन्म के उपरांत अस्थि विसर्जन, तो ये जो एक आस्था का जिसे कहना चाहिए कि सचमुच में सबसे बड़ा कुंड है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पर जैसा आपने कहा, धार्मिक पर्यटन चूँकि बहुत महत्व रखता है और केवल हिंदुस्तान के नहीं बल्कि संसार के लोग यहाँ, विश्व के लोग यहाँ आना चाहते हैं। अभी चूँकि 12,000 करोड़ रुपए का एक हमारे यहाँ पर जो एलिवेटेड रोड है उसके लिए पैसा आ गया है, जल्दी ही उस पर काम शुरू होगा। 12 किलोमीटर रोड जंगल में बनेगा, जिससे कि जंगली जो हमारे जानवर हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और इसके बनते ही जो दिल्ली से देहरादून की दूरी है मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी। आप यहाँ से देहरादून से हरिद्वार जाते हैं या हरिद्वार से आप उधम सिंह नगर जाते हैं रुद्रपुर तक जाने के लिए, रुद्रपुर से आपका टनकपुर तक जाने के लिए, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक जाने वाली सारी सड़कों में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। उसमें हमने अभी देहरादून का जो हमारा हवाई अड्डा है, जिसकी 250 कैपेसिटी होती थी पहले पर आवर, आज वो 1600 कैपेसिटी का हो गया। आने वाले टाइम में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, 125 किलोमीटर रेल लाइन हमारे पूरे पहाड़ों के बीच में से जा रही है। अरे वाह! और पहाड़ पर ट्रेन और इसके साथ साथ टनकपुर से बागेश्वर जी जाने के लिए भी जो है हमारे को 29 करोड़ रुपया उसके ब्रॉडगेज सर्वे के लिए मिल गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी की सभा में कहा था जी कि जिस प्रकार से आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, उसी तरीके से आने वाले समय में ये हमारा संकल्प है
कि टनकपुर से बागेश्वर भी 155 किलोमीटर की रेल लाइन बनेगी। तो हर शहर को हेली सेवा से जोड़ा जाए, उसके लिए हमने 18 नए रूट स्वीकृत कर दिए हैं। अरे वाह। और हवाई सेवा लोगों के लिए सस्ती भी हो और आसान भी हो, इसके लिए हमने अभी अपने मंत्रिमंडल में एक निर्णय लिया जी। कि हम एविएशन टर्बो फ्यूल, उसको हमने जो है उसमें 20% बैट लगता था, हमने 18% बैट कम कर दिया, केवल 2% रखा है। आपकी इतनी सारी बातें सुनकर मुझे सिर्फ एक लाइन आपके लिए समझ आती है कि समय कम पर काम में दम। आपने अपनी विधानसभा खटीमा के लिए बड़े ही अभूतपूर्व कार्य किए, जो मैं एक लेख में पढ़ रही थी, तो उसके बारे में आप बताइए जरा। देखिए, मैं बचपन से सोचता था जी। जब मैं खटीमा से पढ़ने के लिए लखनऊ गया, हाँ जी। तो मैं देखता था बहुत सारे शहरों में अच्छे अच्छे कॉलेज बने हुए हैं, अच्छे स्कूल बने हैं, अच्छे अस्पताल बने हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, अच्छी सड़कें हैं। ये मेरे खटीमा में क्यों नहीं है? हाँ, नाइस। क्योंकि वो क्षेत्र लंबे समय से एक, मैं कहूँ कि विकास की धारा से पीछे रहा था, बड़ा सीमांत का क्षेत्र था। जी जी। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उस क्षेत्र की जनता ने मुझे ये मौका दिया और इन सब कामों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उन्हीं की प्रेरणा से। मैंने पहले दिन से तय किया था कि ये सीमांत क्षेत्र शिक्षा का हब बनना चाहिए। उसको लेकर हमने शिक्षा के क्षेत्र में आईटीआई नहीं था, वहाँ आईटीआई खोला, पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, वहाँ पर हमने सेंटर स्कूल खोला। अच्छा। और केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय बना। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ पर जनजाति समुदाय है जी, जनजाति समाज बड़ी संख्या में है। आवासीय एकलव्य विद्यालय उनके लिए खोला। चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हमने 100 बेड का पहले वहाँ पर हॉस्पिटल खोला। आज उस हॉस्पिटल के अंदर हमने उसको आगे चलकर 300 बेड का हम बनाने के लिए हमने सारे काम किए हैं। ब्लड बैंक उसमें खुल रहा है, उसमें आईसीयू बना दिया है। साथ में जो है ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, अभी महामारी के दौरान ऑक्सीजन का प्लांट भी वहाँ लग गया है। अभी सीटी स्कैन से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर हमने सारी व्यवस्थाएं अब कर दी हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक स्टेडियम की ज़रूरत थी जी। एक मल्टीप्लेक्स स्पोर्ट्स स्टेडियम वहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी माननीय गडकरी जी आए थे तो उन्होंने घोषणा की है, लगभग 54 किलोमीटर का एक रोड पूरे खटीमा के चारों तरफ से जाएगा, उसको रिंग रोड के रूप में बनाया जाएगा। अरे वाह। भारतमाला श्रृंखला में उस रोड को सम्मिलित किया जाएगा। आपका फेवरेट स्पॉट तो हम सभी जानते हैं और आई थिंक अब आपकी चोट ठीक होगी, तो ये अब जो आपका रियल फाइनल मैच आ रहा है, तो आप क्लीन बोल्ड करने वाले हैं हरीश सिंह रावत को, अजय कोठियाल को और हरक सिंह रावत को, तो जल्दी से बताइए क्या स्कोर रहने वाला है। नहीं, हम अपने रन पूरे कर रहे हैं, अपनी बैटिंग धमाधम करेंगे। चूँकि आप एक सैनिक परिवार से रहे हैं और बीच में मैं इस बात को कहूँगी कि अधिकांशतः उत्तराखंड के जो परिवार हैं वहाँ अर्धसैनिक बलों में परिवार से एक ना एक जन जाता है, तो उन परिवारों के लिए हमारे जो सुदूर भाई बैठे हुए हैं वो अपने मताधिकार का कैसे प्रयोग करें, और साथ ही गणतंत्र दिवस के लिए क्या? गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक महापर्व है। मैं उसकी सबको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सरकार चुनी जानी है जी, तो उस सरकार चुनने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो ऐसी सरकार चुने जिस सरकार ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन किया है। हमने उत्तराखंड के अंदर जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड वाले थे, हमारे द्वितीय विश्वविद्यालय के बैलेंटन थे, उन सभी के लिए हमने जो 4,000 रुपये पेंशन मिलती थी उसको 10,000 रुपया किया है। यहाँ पर बहुत सारे काम, अभी हम सैन्य धाम बना रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे 1734 जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे उनके लिए हमने शहीद सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर करी। और सैनिकों का सम्मान अगर किसी ने किया है, करती है, करेगी तो सिर्फ भाजपा करेगी। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि बैलेट में बुलेट से ज़्यादा पार होती है, तो हमारे सभी आर्म फोर्सेस के बंधुजन से कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्ट के द्वारा ज़रूर करें। आपके जो प्रदेश है उसका एम्बलम है माउंटेन रिज और नीचे नदी, तो आई थिंक वो माउंटेन रिज माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ विचार और वो नदी आप कि सबका समावेश और निरंतर बह रहे हैं, तो ये प्रधान सेवक और मुख्य सेवक जो आपको उनसे एक प्रेरणा मिली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री
हमारे देश के जब से मोदी जी बने जी, उसके बाद से पूरे देश का एक वर्क कल्चर बदला है आई नो। और कार्य संस्कृति ऐसे बदली है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ ज़रूर। कि प्रधानमंत्री जी से जो हमें सीखने को मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, आत्मबल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जी, अभी पिछले दिनों हम बनारस गए थे और बनारस में मुख्यमंत्री परिषद की वहाँ बैठक थी, क्योंकि उस दिन वो क्रूज में बैठक थी हमारी। ओके। तो कुछ देर के लिए क्रूज को किनारे लाने में कुछ देर हो रही थी। जी, जी। तो प्रधानमंत्री जी की तरफ मैंने देखा तो वो बोले कि अभी कार्यक्रम करना है। और लगभग क्या समय होगा? 1 बजे रात को। ओहो! तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये कौन सा कार्यक्रम होगा रात में 1 बजे। हाँ, बिल्कुल। मैं पूछता उनसे, जी, जी, क्योंकि मैं पीछे ही खड़ा था। जी। उससे पहले वो स्वयं ही बोल पड़े। बोले यहाँ बनारस में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, मेरा संसदीय क्षेत्र है, जी, जी। तो उनको देखना है। तो फिर उन्होंने आगे बोला कि जब दिन में देखने जाता हूँ तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। नाइस। हैं, रोडें बंद हो जाती हैं, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे तक उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को देखा होगा रात में, और फिर प्रातःकाल 8 बजे फिर से वो तैयार। तो परिश्रम की जो पराकाष्ठा है, तो हमने उनमें देखा। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि वर्क कल्चर, कि उनके आने के बाद ये हुआ है कि अब राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का एक विश्वास दृढ़ हो रहा है। बिल्कुल। विश्वास बढ़ रहा है कि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप जनता के बीच में भी आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा। आप काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक आप चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ये एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, आपने अभी कहा, तो अभी हमारी केंद्र सरकार में जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी कुमाऊनी क्षेत्र से आते हैं, माननीय अजय भट्ट जी। वो जो पर्यटन सिर्फ गढ़वाल तक, धाम तक जो सीमित था, तो यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में जैसे नैना देवी हैं, कैंची धाम है, तो आपकी वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए, संवारने के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा केदार बाबा का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, और बद्रीनाथ धाम के लिए भी 400 करोड़ से भी ज़्यादा का मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया है। कैंची धाम को हम अपने आने वाले समय के लिए हमने उसको एक विस्तृत रूप देने के लिए हमने पूरी कार्य योजना में रखा है। सबसे पहले तो हम वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करना चाहते हैं एक्चुअली। उसके अलावा अन्य विस्तार हैं। हमारा पूर्णागिरी का प्रसिद्ध धाम है, हमारा जो है जागेश्वर है, हमारा बागेश्वर बागनाथ जी का मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, हमारा हाट कालिका है, सबसे पुराना है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। उन मानस खंड के तहत लाकर उन सभी मंदिरों का एक तरह से उनको और भव्यता देना, और जो है उनका सौंदर्यीकरण करना, अच्छे रास्ते बनाना, ये सब हमारी प्राथमिकता में हम उसको करने वाले हैं। आप 2002 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। जो एक बेरोजगारी थी, उससे अचानक ही एम्प्लॉय यूथ सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बढ़ा है। तो आप युवा वर्ग के लिए क्या सपने रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक हमने जो सरकारी हमारे पद थे जी, 24,000 पद रिक्त थे। पुलिस में भी हमने जो पद रिक्त थे 1734 पद, उनको सभी को हमने विज्ञापित कर दिया है। सभी पदों को भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से हमने प्रारंभ की है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, चूँकि बहुत हज़ारों लोगों को हमने अभी रोज़गार दिया है, 24,000 25,000 पद ये निकाले हैं, इतने ही और निकाल सकते हैं। हमें स्वरोजगार की ओर बढ़ना होगा, रोज़गार की ओर बढ़ना होगा, अन्य माध्यम अपनाने होंगे। उसके लिए हमारे यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना, जिसमें तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था है, होम स्टे योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास, हाँ वो भी है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी में ऋण देने की जो व्यवस्था हमने की है। 5 लाख रुपए तक का जो ऋण बिना उसके देने का हमने प्रावधान किया है। सब्सिडी का प्रावधान किया है, जहाँ पर हमारी 15 लाख सब्सिडी होती थी उसको हमने 25 लाख किया है, जहाँ 10 लाख होती थी उसको 15 लाख किया है। यानी कि हर क्षेत्र में हमने कोशिश की है। हमने पिछले दिनों एक विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व शुरू किया है, और वो बोधिसत्व हमारी विचारों की श्रृंखला है जिसमें हम देश भर के वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं, अनेकों क्षेत्रों में जुड़े हुए, उन सभी को लेकर
उनके विचार लेकर हमने 5 विचारों की श्रृंखलाएं ऐसे आयोजित की हैं। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स किया है और जब आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे तो आपने टेक्निकलिटी पर बड़ा पुरजोर ध्यान दिया था। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया था, तो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके लिए आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन है या क्या विजन है? नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और स्वाभिमानी हैं। बिल्कुल। चाहे उत्तराखंड राज्य बना हो, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और यहाँ की आजीविका को चलाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसको लेकर हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू करी है, तो हमने 75% सब्सिडी पर उनके घरों में ही घास देने की हमने व्यवस्था करी है। वंडरफुल। तो निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है। बिल्कुल। और एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का करती है। उसी से आपने एक शुरू किया है ना, युवाओं के लिए स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड। ये हमने ये योजना हमारी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पुण्य दिवस पर मैं उनके गांव गया था, पीठसेन जी। पेशावर कांड के नायक रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो उस दिन मैंने एक घोषणा करी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर एक स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना चलाएंगे और इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी। हम एक ओपन जिम खोलेंगे। सभी ग्राम सभाओं के लिए यहाँ से उसकी धनराशि भी आवंटित हो गई है। जो एजुकेशन है, इंडिया की टॉप स्कूल, दून स्कूल हो गया, वेलम गर्ल्स हो गया, या बाकी जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ चंद शहर नहीं, इसका चहुमुखी विकास हो, मतलब हर सुदूर गांव तक कैसे शिक्षा और चिकित्सा पहुंचे, उसके लिए आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ पर ऋषिकेश एम्स पहले से चल रहा था। बिल्कुल। इसके साथ साथ दूसरा एम्स भी हमारा, वो कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में उधम सिंह नगर में खुलेगा। उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। मेडिकल कॉलेज हमारे पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हमारा रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हरिद्वार में हमारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अभी पहाड़ों में भी जो है ये सेवाएं हमारी तेज़ी से बढ़े। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अन्य संभावनाएं भी हम तलाश रहे हैं। जो हमारे दूरस्थ के क्षेत्र हैं, कई बार उनको बहुत परेशानी होती है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने लगभग 2 गुना ज़्यादा डॉक्टरों की तैनाती की है पिछले 5 सालों में। इकोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के चलते ये बड़े चैलेंजेस देखने होते हैं, तो इस चीज़ को मैनेज करते हुए आप कैसे बैलेंस बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा प्रदेश बड़ा विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है और हर वर्ष यहाँ आपदाएं आती हैं। उसके लिए हमने अभी एक भारत सरकार से अनुरोध किया है कि एक अनुसंधान केंद्र आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यहाँ खुलना चाहिए। बिल्कुल। और जिससे कि समय रहते हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाए। और इस बार जो हमारा मौसम विभाग है उसने हमें 16 तारीख की रात को ये बताया था, सूचना आई थी कि 18 और 19 तारीख को बड़ी आपदा आने वाली है। और हमने उसके मौसम विभाग की सूचना के आधार पर हमने सारे 17 तारीख को सारी जगह जो है यात्रा रोकने के आदेश किए। सारे होटलों से बात की, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। उसका असर ये हुआ कि उस दिन हमारे यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्री आए थे या श्रद्धालु आए थे, पर्यटक आए थे। लेकिन मैं बताऊं कि हर बार इतनी बड़ी घटना होती थी, इस बार एक भी कोई हताहत नहीं हुआ। सारे के सारे सुरक्षित गए यहाँ से। बिल्कुल, देवतुल्य लोगों को अब देवभूमि जेन्युइनली देवभूमि बन रही है। जल, जंगल, ज़मीन, मतलब यहाँ के जो लोगों का हक है, विरासत है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण भी हमारा बचना चाहिए, क्योंकि हमारा हिमालय पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को एक तरह से मैं कहूँ तो ऑक्सीजन देने का काम भी यहाँ से होता है। तो उस दिशा में हम बहुत संवेदनशील हैं। आध्यात्म से भी यहाँ काफ़ी जुड़ाव है और कोरोना काल में हमने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि विश्व को जोड़ने वाली जीवंत परंपरा, तो ये जो योग, इस तरह का भी, जैसे आपने अभी बताया कि अनुसंधान केंद्र, आपको लगता है कि कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है, ये योग की भूमि भी है और आने वाले समय में ये विश्व की जो है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये हमने जो बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है, उसमें हमने इन सबको लिया है।
आई थिंक उत्तराखंड में आकर लोगों को अपनी अंदर की आत्मा का उत्तर मिलता है, तो ये बात भी बहुत प्रभावी होगी। हमारे पास बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है, तो फिल्म पर्यटन या फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या आपने कोई स्कीम? हाँ, मैंने सभी से बात की है, जी। फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों से भी बात की है, और हम इस क्षेत्र में जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, प्रसून जोशी जी जैसे लोग भी हैं, वो भी उत्तराखंड से ही हैं। जी, उनके भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जी। उन सभी को हमने आगे बढ़ाया है। निकट भविष्य में उन सबको धरातल पर उतारेंगे। सबके प्रेरणा स्रोत हैं प्रधानमंत्री जी, जैसे वो बिना अवकाश लिए काम करते हैं। आपने भी अपने कार्यकाल में, जिसे कहना चाहिए एक पूर्णकालिक प्रचारक के जैसे, जो दिन रात काम किया है। तो चुनाव के बाद धामी जी क्या करने वाले हैं सबसे पहले? नहीं, चुनाव के बाद देखिए, अभी 4-5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी आगे तक है, और वहाँ से पहले से ही कहा गया है कि यहाँ के चुनाव के बाद हम वहाँ के चुनाव में भी लगने वाले हैं। तो हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी आपके राज्य से आते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में इस दौरान मैं अयोध्या गया था, और मैंने देखा है कि वहाँ पर कितनी तेज़ी से विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, तमाम बड़े बड़े काम हुए हैं, और दिव्य काशी, भव्य काशी बन गया है। पहले जो है कोई श्रद्धालु गंगा जल लेकर अगर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता भी नहीं मिलता था। सच बात है। इस बार ये काम पूरा हुआ है, दिव्य काशी बनी है। हम जिन रामलला का हम कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो मंदिर बन रहा है वहाँ पर। इतना भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर। लखनऊ में मैंने देखा था, चूँकि मैंने वहाँ पढ़ाई करी है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ख़राब होती थी कि कोई शरीफ व्यक्ति जो है सहम के रहता था। सच बात। ऐसे मैंने बहुत लोगों से बात की थी। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बना है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वहाँ 91 के बाद 2017 में जो सरकार आई है, इस बार वहाँ बड़ा इतिहास बनने वाला है। सुनैना का मैंने अभी देखा था कई जगह पर, और बहुत ही शानदार तरीके से, चूँकि हम राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपके जो अन्य जगह के जो प्रश्न होते हैं या इंटरव्यू होता है, वो पूरी तरह से राजनीतिक और उसके आसपास घूमता है। आपका इंटरव्यू, आपकी बातें, वो सभी क्षेत्रों को उसने समाहित किया है, सभी क्षेत्रों के बारे में किया है, और मैं अपनी तरफ से बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच इतने अच्छे संवाद का, और आपको एक बार फिर से अग्रिम बधाई कि इस बार 60 नहीं 69 पार। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आप सभी मतदाताओं के लिए एक बार विनम्र निवेदन की ओमिक्रॉन का ध्यान रखते हुए अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।